हेलो। हेलो। आ गए सभी लोग? आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए स्टार्ट करें अपने आज के लेक्चर को। हाँ जी। हम्म। सही है। ठीक है ठीक है, आवाज भी सही आ रही है ना? हाँ। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी एस साइंस क्लासेस। मैं दीपिका परमार आज की क्लास में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। पिछले क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कुछ टेक्निकल इशू या फिर हाँ याद आया, लाइट शायद चली गई थी, उस वजह से हमारी वीडियो आधी रह गई थी। हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अब हम आ चुके हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट पे। जिसने लेक्चर नहीं लगाया है वो पिछले लेक्चर को लगा के आइए प्लीज, फिर उसके बाद कंटिन्यू कीजिए ताकि आपको सारी चीज इजीली समझ आए, है ना? स्टार्ट करें हम। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे? फर्टिलाइजेशन, है ना? ओके। इससे पहले हम गैमेटोजेनेसिस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद अब हम आ गए फर्टिलाइजेशन पे। अगर हम पीछे जाएं तो फर्स्ट स्टेप क्या थी आपकी रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन ह्यूमन बीइंग्स? फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस। ओके। गैमेटोजेनेसिस हो गया था, मतलब क्या? मेल गैमेट मींस स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है, एंड एग का मतलब ओवम का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसे हम सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं। ठीक है। तो अब ये जो स्पर्म बन चुके थे ये, अब ये क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे एंड कहाँ जाएंगे? फीमेल बॉडी तक जाएंगे। दिस प्रोसेस इज सेकेंड स्टेप, जिसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। क्लियर है? ओके। सो इंसेमिनेशन हो चुका है, मतलब अब इंसेमिनेशन के बाद स्टेप आएगी क्या? फर्टिलाइजेशन। क्या आएगी? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता क्या है? हम ये बात करें, क्लास 10th में भी आपने डिस्कस किया होगा, क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और अगर हम इसे अपने लेवल के हिसाब से बोले, 12th क्लास के हिसाब से बोले, तो दिस इज अ सिंगैमी। क्या है ये? सिंगैमी। मतलब फ्यूजन हो जाएगा मेल एंड फीमेल गैमेट का, एंड उसके बाद की जो बनेगी कंडीशन, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, जो कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। तो अगर हम बात करें अपने लेवल के अकॉर्डिंग कि फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, तो इट इज अ सीरीज। क्या है ये? सीरीज है कंप्लीट, जब तक जाइगोट नहीं बनता। और इसमें सिर्फ एक स्टेप नहीं है, कई सारी स्टेप्स है, जिसमें गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस है, फिर इंसेमिनेशन है। ओके। देन फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो दिस इज द स्टेप्स, या फिर बोल सकते हैं वेरियस सीरीज है यहाँ पे। ठीक है। देन सिंगैमी, दिस इज अ फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, कहाँ पे हो रहा है? इन फीमेल बॉडी या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हम जाएं, है ना? हाँ जी। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, किस जगह पर होता है? बताइए आप जरा। पिछली क्लासेस में हमने देखा था लोकेशन क्या है फर्टिलाइजेशन की। क्या कहीं भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है? नहीं। फर्टिलाइजेशन का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां पर एक वेट करेगा। अगर स्पर्म वहां तक आ जाता है, मींस मेल गैमेट वहां पर उस टाइम पर पहुंच जाता है, तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। अदरवाइज आप कितनी भी कोशिश कर लें, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना? तो वो जगह कहाँ क्या है? उस जगह को हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। ठीक है। सो ओविडक्ट में एम्पुला वो लोकेशन है, वो जगह है जहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर बात करें हम ओविडक्ट में इनफंडिबुलम की या इस्थमस की, क्या वहां हो सकता है? तो पूरी ओविडक्ट नहीं है, लेकिन नहीं हो सकता। ठीक है। ओविडक्ट में इनफंडिबुलम हो या इस्थमस हो, कुछ भी हो, अगर एग वहां है और स्पर्म वहां आ रहा है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन होने के लिए जरूरी है कि एग जब कहाँ हो? एम्पुला पे हो। उस टाइम पर अगर स्पर्म इससे मीट कर लेता है, मीटिंग हो जाती है, सो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये पूरे टाइम पीरियड में वो बहुत छोटा सा टाइम है जब फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है। और वो टाइम क्या होता है? जब आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा था, तो उसमें क्या देखा था? डे 1 टू डे 5 एंड डे 14, है ना? फिर डे 28 और 14 डे में क्या होता है? ओवल्यूशन होता है, एंड आफ्टर ओवल्यूशन ही पॉसिबल है फर्टिलाइजेशन, है ना? फर्टिलाइजेशन क्या ओवल्यूशन से पहले हो सकता है? अब जो ओवल्यूशन का टाइम पीरियड है वो हर एक विमन के अंदर अलग अलग हो सकता है ना? डे ऑफ ओवल्यूशन अगर आपको निकालना है तो क्या कांस्टेंट रहेगा? क्या कांस्टेंट रहेगा? देखिए,
ये जो है ना, ये टाइम पीरियड मेंसेस के बाद ओव्यूलेशन का, ये चेंज हो सकता है, लेकिन ओव्यूलेशन से ये जो साइकिल है बचा हुआ 14 डेज का, ये फिक्स होता है। क्या होता है? ये फिक्स होता है। मतलब ओव्यूलेशन के बाद 14 डेज यहाँ पे फिक्स है ना। ये डे नहीं डिक्रीज होंगे या फिर इंक्रीज होंगे, नहीं होंगे, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? पर्टिकुलर विमन, जो भी विमन है उसका मेंसेस का पूरा जो डे है, डे ऑफ मेंसेस, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर 28 डेज है, ठीक है, या फिर कोई विमन है या कोई महिला है जिसके अंदर डे ऑफ मेंसेस या फिर पूरा साइकिल जो है 35 डे का है, ठीक है। तो ये उसका कंप्लीट साइकिल है कि पिछले इस डेट पे आया था, अब जो आया है वो इतने डे के टाइम पीरियड में है। कंप्लीट डे को काउंट करें तो 35 डे, तो उसका मेंसेस जो है 35 डे का है, किसी का 40 का हो सकता है, ठीक है। तो ये जो टोटल डे है उसमें से आप माइनस कर दीजिए 14। क्या माइनस कर दीजिए? 14। तो बचे हुए जो डे रहेंगे वो क्या होगा आपका? डे ऑफ ओव्यूलेशन। क्या होगा? डे ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। सो आफ्टर ओव्यूलेशन ही पॉसिबल है क्या? फर्टिलाइजेशन। पहला तो ये। दूसरी बात क्या, ये तो टाइमिंग की बात हो गई, ठीक है। अब ये जो ओव्यूलेशन का डे है वो कब इसकी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी बनती है, तो वो डे 7 से डे 17, ठीक है, के बीच का जो टाइम पीरियड है, आप बोल सकते हैं डे 10 से डे 17 के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या है? सबसे बोल सकते हैं बेस्ट डे होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। या फिर इस टाइम पीरियड में अगर इंटरकोर्स में या फिर रिलेशनशिप में कोई आता है तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी किसकी? फर्टिलाइजेशन की। आप डे ऑफ ओव्यूलेशन निकाल के अकाउंट करके भी प्रोबेबिलिटी या फिर थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर है? तो डे ऑफ ओव्यूलेशन पता होना चाहिए, इसका मतलब टाइमिंग मेजर करती है ना। तो टाइमिंग मेजर करेगी एंड साथ ही साथ लोकेशन। क्या? लोकेशन, ठीक है। सो अगर हम पूछते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, मेजोरिटी किसकी है या फिर फर्टिलाइजेशन कब होगा, अगर इसकी बात करें तो आगे चलिए। हाँ जी, अगर हम बात करें किसकी? फर्टिलाइजेशन की। एक मिनट। हाँ जी, तो इसके लिए क्या जरूरी है? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये सिंबल है मेल एंड फीमेल के। मेल एंड फीमेल गैमेट का टाइमिंग सेम होना चाहिए एंड लोकेशन, ठीक है। लोकेशन एंड टाइमिंग दोनों ही मेजर करती है, और लोकेशन क्या होगी? एम्पुला। क्या होगी? क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों की टाइमिंग सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों की टाइमिंग सेम होना चाहिए। अगर पीछे आ जाए, मान लीजिए एग है अपने टाइम पर एम्पुला पे आ गया, ठीक है, लेकिन स्पर्म नहीं आया, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। या ये मान लीजिए एग यहाँ से आगे डिपार्च हो चुका है और फिर स्पर्म आया, तो क्या कोई मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है, सारी मेहनत बर्बाद है ना। तो मेजर क्या है या फिर बोल सकते हैं जरूरी क्या है? टाइमिंग वही होना चाहिए, लोकेशन सेम। अगर सेम टाइमिंग एंड सेम लोकेशन पे मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं सो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो ये कहानी तो हमें समझ में आ गई, फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है टाइमिंग एंड लोकेशन का सेम होना, ठीक है। ओके, अब अगर हम बात करें इंसेमिनेशन की, तो आफ्टर इंसेमिनेशन मिलियंस ऑफ स्पर्म इंजेक्ट करेंगे फीमेल की वजाइना में। कहा? वजाइना में, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉपुलेटरी कैनाल या फिर वजाइनल कैनाल। क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन कहाँ होगा? इंसेमिनेशन होगा कॉपुलेटरी कैनाल। कहाँ होगा? कॉपुलेटरी कैनाल पे, ठीक है। अब कैसे होगा? तो देखिए, पीछे आइए। बिलियंस ऑफ स्पर्म इंटर करेंगे फीमेल की वजाइना में एंड दिस प्रोसेस इज इंसेमिनेशन। लेकिन पूरे स्पर्म टारगेट बेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि एक फर्स्ट इजैकुलेशन में मेल के अंदर स्पर्म की काउंटिंग की बात करें, सो नंबर ऑफ स्पर्म कितने होते हैं? 2 to
300 मिलियन, कितने 2 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, है ना। लेकिन इनमें से कई सारे स्पर्म तो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। कुछ स्पर्म जो बोल सकते हैं उनके पास इतनी एबिलिटी है या कैपेसिटी है या जो इतने स्ट्रॉन्ग है जो इंसेमिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर सके, वही क्या करेंगे फीमेल की पॉपुलेटरी कैनॉल या फिर बोल सकते हैं वजाइनल कैनॉल में इंटर करेंगे, ठीक है। अब मतलब ये अमाउंट डाउन हो गया, ओके ऑलरेडी। लेकिन अभी कहानी सिर्फ खत्म नहीं होगी, क्या हो जाएगी कहानी खत्म। अब वजाइना कैनॉल के बाद ये इंटर करेंगे कहाँ, यूट्रस में। कहाँ इंटर करेंगे, यूट्रस में, क्लियर है। यूट्रस में ये 4 से 5 घंटे रुकेंगे, स्टॉप, ठीक है, रेस्ट में आएंगे। और एक प्रोसेस है जिसे बोलेंगे कैपेसिटेशन, और ये अपना कैपेसिटेशन कंप्लीट करेंगे। जो स्पर्म यहाँ पर कैपेसिटेट हो पाएंगे वही आगे बढ़ेंगे, और जो 4 से 5 घंटे तक नहीं रुक पा रहे हैं, कैपेसिटेशन नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, वो यहीं पर खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो 3 से 4 या 5 घंटे के लिए ये यूट्रस में रुकेंगे, ठीक है। और जो रुकने के बाद जीवित रह गए वो आगे चले जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज रह जाएंगे यहीं पे, ओके। तो यहाँ पर फिर से अमाउंट कम हो गया स्पर्म का, ठीक है, क्वांटिटी डाउन हो गई यार। फिर बचे हुए कुछ स्पर्म ही, 1000 स्पर्म ही, कुछ 1000 हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, वो कहाँ तक आ पाएंगे, एम्पुला तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है फिर, है ना। चलिए, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई, चले आगे हम। हाँ जी, ओके। सो अब देखिए, जो कैपेसिटेशन को कंप्लीट कर पाएंगे वही आगे बढ़ पाएंगे, और किससे मिल पाएंगे, ध्यान से समझेंगे। ये हो गया यूट्रस एंड ये वजाइना, है ना। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया आपका क्या, एम्पुला रीजन, जहां यहाँ पर क्या है, एग है, जहां पर एम्पुला, जहां पर क्या हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो पाएगा। मान लीजिए कैपेसिटेशन कंप्लीट हो गया कुछ स्पर्म्स का। अब ये स्पर्म क्या करेंगे, ट्रेवल करते 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 फर्दर कहाँ पहुंचेंगे, ये एम्पुला के पास, ठीक है। 1000 ऑफ स्पर्म तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे इजीली, ठीक है। लेकिन क्या 1000 स्पर्म में से 1000 ही फर्टिलाइज कर पाएंगे क्या, या फिर एक ही करेगा या 2 करेंगे, है ना। बताइए, इतने सारे स्पर्म बन रहे हैं तो क्या इतने सारे फर्टिलाइज कर देंगे एग को। एग कितना बन रहा है फीमेल के अंदर, ओनली 1, ठीक है। 1 पूरे एक साइकिल में एक बार में सिर्फ एक एग बन रहा है, और जो एग बन रहा है वो मोटाइल नहीं है, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकता। लेकिन स्पर्म मिलियंस में बन रहे हैं और ये मूवेबल है, इनके पास एनर्जी है कि ये मूवमेंट कर पाए, है ना। तो अब इतने सारे स्पर्म में से क्या सारे के सारे एग को फर्टिलाइज कर देंगे, नहीं, इतने सारे में से ओनली 1 स्पर्म ही फर्टिलाइज करेगा। क्या करेगा, एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करेगा एग को। तो फिर इतने सारे स्पर्म मिलियंस में से सिर्फ एक, हाँ जी, यहाँ तो नीट से भी ज्यादा खतरनाक कंपटीशन है, ठीक है। वहां तो कुछ तो अवेलेबल है, लाखों बच्चों में से कुछ, लाखों का मतलब करोड़ों बच्चे अगर कैपेबल है या फिर एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें से कुछ बच्चे तो सिलेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे तो मिलियंस स्पर्म में से ओनली 1 स्पर्म ही सिलेक्ट हो रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, एग को फर्टिलाइज करने के लिए। कितना ज्यादा कंपटीशन है आप सोचिए, है ना। सो यही और बोल सकते हैं मैजिक है ना। तो अब इनमें से कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ये बात आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको समझ लेते हैं, उसके लिए हम बना लेते हैं अपना सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte क्यों, ओवम क्यों नहीं, बिकॉज अभी तक ये सेकेंडरी oocyte ही है। आपने oogenesis नहीं डिस्कस किया, देख के आइए, हमने क्या देखा था, ये जो फीमेल होती है ये अपने एग को या ओवम को इतनी आसानी से नहीं बनाती, इसके थोड़े से नखरे होते हैं, ये चीजों को ब्रेक कर करके या फिर सस्पेंड कर लेती है अपनी प्रोसेस को, है ना। एक मिनट, हाँ जी, है ना। तो ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। क्यों है सेकेंडरी oocyte, क्योंकि मेटाफेज सेकेंड कंप्लीट कब करेगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है, जब स्पर्म इंटर करेगा एंड स्पर्म जब इसे टच करेगा, सो ये जल्दी स्पीडली अपने मेटाफेज सेकेंड को कंप्लीट कर लेगा और एनाफेज में आ जाएगा और ओवम बना लेगा। इससे पहले अगर स्पर्म नहीं मिल रहा है या स्पर्म नहीं टच कर रहा है, सो इन दिस केस या इस कंडीशन में ये सिर्फ क्या रहेगा,
सेकेंडरी oocyte रहेगा। ओके, सो अभी तक जो एम्पुला में है वो क्या है, ये है सेकेंडरी oocyte। क्या है ये, सेकेंडरी oocyte। तो चलिए हम अपने सेकेंडरी oocyte को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं कि खूबसूरती को, है ना। चलिए, सो ध्यान से समझेंगे हम। कलर हम थोड़े से ब्यूटीफुल से लेंगे, है ना, ताकि हमें अच्छा लगे देखने में उसे। हाँ, सो ये रहा आपका सेकेंडरी oocyte, उसकी फर्स्ट लेयर दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये, एक मिनट, हम इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाएंगे, है ना, कुछ भी गड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। साइड में बनाते हैं ताकि चीजें समझ में आए, है ना। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कलर से हम ड्रॉ कर जाएंगे ताकि आपको पता चलता जाए क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कवरिंग है जिसे हम क्या बोलेंगे, दिस कवरिंग इज जोना पेलुसिडा। क्या है ये, जोना पेलुसिडा, याद रखेंगे आप, है ना। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फिल्ड है क्या, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब कुछ इसमें प्रेजेंट है, मतलब सेल ऑर्गेनेल, है ना। एंड यहाँ पर प्रेजेंट है, लोकेटेड है इसकी क्या, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। एक मिनट, ओ ओ, है ना, हाँ जी, क्या है ये, न्यूक्लियस। क्लियर, अब ये इतनी कहानी खत्म नहीं होगी। अब इसके आउटसाइड में प्रेजेंट है सेलुलर कवरिंग, जिसे हम बोलते हैं जोना पेलोसिडा, और सॉरी सॉरी सॉरी, कोरोना रेडिएटा। क्या है ये, कोरोना रेडिएटा। जो जोना पेलोसिडा है, ये ए सेलुलर है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है, मींस इसके पास कोई भी सेल नहीं है। क्लियर है, याद रखेंगे, जोना पेलोसिडा ए सेलुलर है। कैसी है, ए सेलुलर। लेकिन बात करें आउटर कवरिंग, दैट इज कोरोना रेडिएटा। क्या है ये, कोरोना रेडिएटा। क्या है ये, कोरोना रेडिएटा। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आई, कोरोना रेडिएटा। ठीक, हम्म, हाँ जी, सब कुछ सही दिख रहा है, आवाज आ रही है ना आप लोगों को। हाँ जी, हाँ, सो दिस इज अ कोरोना रेडिएटा। ओके, सो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया, क्या है ये, सेकेंडरी oocyte। लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन क्या है, एम्पुला। ओके, वाई, बिकॉज अब हम करेंगे क्या, इसका फर्टिलाइजेशन, जिसके लिए तैयार हुआ है ये बन करके। क्लियर है, ओके, बच गए, हाँ जी। सो यहाँ पर कई सारे स्पर्म्स आ चुके हैं, इसलिए फर्टिलाइज करने के लिए। ओके, सो क्या ये सभी स्पर्म इसे फर्टिलाइज कर पाएंगे, नहीं, इनमें से सिर्फ एक स्पर्म ही इसे फर्टिलाइज करेगा। क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो इतने सारे स्पर्म में से वो लकी स्पर्म कौन सा है, मान लीजिए वो ये रहा। ठीक है, ये इसे फर्टिलाइज करने वाला है। ठीक है, तो फर्टिलाइज करने के लिए इसे इसकी तीनों लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, 1 2 3, है ना, मतलब यहाँ तक आना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा इसे, है ना। तो ये कैसे क्रॉस करेगा, ये तो इतनी इजीली नहीं ब्रेक होंगी। तो स्ट्रक्चर, स्पर्म, स्पर्म याद है, स्पर्म का स्ट्रक्चर है आपको, है ना, पिछली क्लास में हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था, यस या नो,
भूल गए, याद है आपको? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आपने डिस्कस किया था आगे क्लास में। हमने क्या देखा था, एक स्पर्म जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अपर पार्ट इज हेड, और हेड के ऊपर होता है इसका कैप लाइक स्ट्रक्चर, है ना? याद है? आप भूल गए? आप एक मिनट, हम रेजर को हटा ही लेते हैं, नहीं तो बार बार दिक्कत करेगा। हाँ जी, तो ये है इसकी कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, ठीक है। एंड ये इसका क्या, न्यूक्लियस, जहां पे क्या है, क्रोमोसोम है इसके, और ये पूरा क्या है, इसका हेड है, ओके। और क्रोमोसोम के पास क्या, सॉरी, जो इसका कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एक्रोसोम बोल रहे हैं, इसके पास है स्पर्म लाइसिन। क्या क्या है इसके पास, स्पर्म लाइसिन। और इसके इनके पास है 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। क्या है? 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम जो क्या करेंगे, पेनिट्रेशन में हेल्प करेंगे। याद है आपको? एक्रोसोम का मेन फंक्शन क्या है, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? पेनिट्रेशन में, मतलब ये जो तीनों लेयर है सेकेंडरी साइड की, उनको तोड़ने का काम करता है, इसके अंदर उसको भेदने का काम करता है, दैट इज पेनिट्रेशन, ठीक है। तो पेनिट्रेशन स्पर्म लाइसिन की वजह से हो रहा है, और स्पर्म लाइसिन 3 टाइप्स के हैं। वो कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट इज हाइल्यूरोनिडेज, हाइल्यूरोनिडेज, ठीक है। कलर दिख रहा है आपको? अच्छा, ओ ओ ओ, कलर दिख तो रहा है लेकिन शायद शाइन कर रहा है ना। एक मिनट, ये सारे कलर आपको दिख रहे हैं? नहीं, एक मिनट रुकिए, हम इसको ना कलर कलर हम दूसरा ही ले लेते हैं ना। एक मिनट रुकिएगा, फिर से बना लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कलर हम डार्क लेंगे, है ना, डार्क कलर। चलिए हम ब्लैक से ही बना लेते हैं, क्यों इतना कलरफुल जिंदगी बनाए इसको हम की, है ना। हाँ, फर्स्ट इज कैप लाइक स्ट्रक्चर, फिर हेड, फिर नेक, मिड पार्ट, एंड लास्ट इज टेल, ओके। सो यहाँ पर होगा क्या, इसके क्रोमोसोम, डीएनए वगैरह। ये क्या है, एक्रोसोम, ठीक है, एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम के पास क्या है, स्पर्म लाइसिन। क्या है, स्पर्म लाइसिन, जो क्या करेगा, पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा, पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा। एंड 3 टाइप्स के स्पर्म लाइसिन है। फर्स्ट इज हाइल्यूरोनिडेज, हाइल्यूरोनिडेज, एंड सेकेंड इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, एंड लास्ट इज जोना लाइसिन। क्या लास्ट है, जोना लाइसिन। किसके पास है ये, एक्रोसोम। और एक्रोसोम क्या है, गोल्गी का मॉडिफाइड पार्ट है, ओके। सो इसके पास क्या है, स्पर्मलाइसिन है, जो पेनिट्रेशन में हेल्प करेंगे। एंड 3 टाइप्स ऑफ स्पर्मलाइसिन है। फर्स्ट हाइल्यूरोनिडेज, सेकेंड इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जिसे हम सीपीई भी बोलेंगे, सीपीई के नाम से भी आ सकता है ये। एंड लास्ट इज जोना लाइसिन, ठीक है। एंड फिर उसके नेक पे हमने क्या देखा था, 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है। अपर सेंट्रियोल जिसे हम क्या बोलेंगे, हम इसे ब्लू कलर से बना लेते हैं। अपर सेंट्रियोल जिसे हमने क्या नाम दिया था, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स। ये क्या कर रहा था, क्लीवेज में हेल्प करता है। ये क्या करता है, क्लीवेज में हेल्प करता है। एंड जो लोअर वाला है, ये क्या है, ये है डिस्टल सेंट्रियोल। क्या है, दूर है इसलिए डिस्टल सेंट्रियोल,
ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल, और इससे कनेक्ट होती है इसकी पूरी टेल जो मूवमेंट में हेल्प करेगी। फिर बात करें मिडिल पार्ट की, तो मिडिल पार्ट में स्पाइरली अरेंज क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, जो पूरी टेल को मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है। अब हम बात करें, पीछे आ जाए हम वापस से, कि यहाँ पर सेकेंडरी oocyte को इतने सारे स्पर्म में से कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है, मान लीजिए ये वाला स्पर्म है जो फर्टिलाइजेशन करेगा। ओके, मतलब लकी है ये, इसका लकी ड्रॉ निकल गया है ना। तो अब ये कैसे करेगा पेनिट्रेशन, है ना, बताइए आप, बताइए कैसे पेनिट्रेट करेगा। तो हमने अभी क्या देखा, जो स्पर्म है इसके हेड पर स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोसोम। क्या बोल रहे हैं, एक्रोसोम। फिर ये इसका, इसे हम हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि ये लकी है, ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन करेगा। हम इसको कंप्लीट बना लें, कंप्लीटली। ओके, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एक्रोसोम है, क्या है ये, ठीक है। और एक्रोसोम के पास क्या है, स्पर्म लाइसिन। ये जो एक्रोसोम है यहाँ पे देखिए, इसके पास क्या है, स्पर्म लाइसिन। कौन कौन से, फर्स्ट इज, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फर्स्ट इज हाइलुरोनिडेज, फिर सीपीई, हम सीपीई लिखेंगे चलेगा, सीपीई मतलब कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, एंड लास्ट इज जोनालाइसिन, जोनालाइसिन, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आउट, अब इसको देखो, ये वाला स्पर्म जो फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो ये तीनों लेयर को भेदना है, तोड़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, कोरोना रेडिएटा है, इसको तोड़ने के लिए ये हेल्प लेगा हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज फर्स्ट फर्स्ट एंजाइम, हाइलुरोनिडेज, ठीक है। अब ये इसको ही क्यों हो रहा है, बिकॉज ये जो कोरोना रेडिएटा है, इसके पास इसके जो सेल है यहाँ पे जुड़े होते हैं गम से या एक एसिड से, जिसे हम बोलते हैं क्या, हाइलुरोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, हाइलुरोनिक एसिड। अब ये क्या निकालेगा, इसका एक्रोसोम या फिर इसका कैप हेड ऊपर वाला, ये रिलीज करेगा यहाँ से हाइलुरोनिडेज, और हाइलुरोनिडेज ये हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ देगा। क्या करेगा, इसे तोड़ देगा, ठीक है। फिर आएगा क्या, सीपीई, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो ये जो कोरोना रेडिएटा है इसकी सेल को ब्रेक कर देगा। क्या कर देगा, इसकी सेल को ब्रेक कर देगा, है ना, तो ये टूट जाएगी। फिर क्या होगा, सेकेंड ये जो लेयर है जोना पेलोसिडा, तो ये टूटेगी किससे, जोनालाइसिन से, ठीक है। तो जोनालाइसिन ये सिक्रीट करेगा और तोड़ देगा किसे, इस मेम्ब्रेन को भी, है ना। तो अब ये स्पर्म जो है कहां तक आ जाएगा, यहां पर, ठीक है। और जैसे ही इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच किया इसके हेड ने, तो अब ये जो सेकेंड oocyte है, सेकेंडरी oocyte, ये स्पीडली अपनी क्या, मेटाफेज सेकेंड को कंप्लीट करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओवा, मतलब अब इसका क्या कंप्लीट हो चुका है, मेटाफेज सेकेंड जो सस्पेंडेड था स्पर्म के आने पर ही कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा और ओवम में कन्वर्ट फटाक से होकर के क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। और जाइगोट जैसी बना, जैसे ही जाइगोट बना, कैसे, ये स्पर्म ने इसे टच कर दिया और क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। क्लियर है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, क्या बन गया, जाइगोट। और जाइगोट कैसा होगा, ये होगा डिप्लॉयड। हमें यही तो चाहिए था, चाहिए था या नहीं, है ना। तो इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल आ गए। कैसे, ये जो पीछे स्पर्म था, ओके, हाँ, सो ज्यादा पीछे चले गए क्या, एक मिनट, हाँ जी। सो ये जो स्पर्म था, इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या थे, एन थे। ये जो सेकेंडरी oocyte था, इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या थे, एन थे। दोनों मिल गए तो क्या बन गए, 2n बन गए, है ना।
2n बन गए, है ना। तो अब ये जो जाइगोट बना इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे, 2n होंगे। सो जो जाइगोट बना वो कैसा है, डिप्लॉइड, हमें यही चाहिए था, डिप्लॉइड, ठीक है। चलिए अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, अब ध्यान से समझेंगे आप, एक मिनट हम ना कलर थोड़ा अच्छा सा सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी, चलिए ये जो हमने कलर यहां से लिया था ना, वही कलर लेंगे, ठीक है। जाइगोट बना रहे हैं, जाइगोट में क्या है, इनसाइड में यहाँ पे देखिए ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, न्यूक्लियस रहेगा। और ये क्या है पिंक कलर से जो बनाया है, ये है क्या, जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो इसके पास जोना पेलुसिडा रहेगी। अब हम इसको जेड पी लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, जोना पेलुसिडा को जेड पी, ठीक है। तो ये हो गया जाइगोट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इम्प्लांटेशन की ओर, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आता है, इम्प्लांटेशन। मतलब अब स्टार्ट हो जाएगा क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए जरूरी है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होगा तभी तो आप घोषित कर पाएंगे कि प्रेगनेंसी हो गई है। तब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती कोई भी विमन, है ना। तो इम्प्लांटेशन मस्ट बी इंपॉर्टेंट। तो इम्प्लांटेशन कब होगा, क्या जाइगोट बन जाएगा तुरंत इम्प्लांटेशन हो जाएगा यूट्रस के अंदर, नहीं। तो कैसे होगा, ये जो जाइगोट है इसके पास अभी भी जोना पेलोसिडा है। अब ये क्या करेगी, क्लीवेज करेगा। और क्लीवेज किसमें कौन करता है, क्लीवेज में हेल्प कौन करता है, स्ट्रक्चर ऑफ इसको हम अभी देख चुके हैं ना, ये डिस्टल सेंट्रियोल, ये सॉरी 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 प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये क्या करता है, क्लीवेज में हेल्प करता है। हमने लिखा था यहाँ पे, याद है आपको, भूल गए। चलिए तो अब ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप क्लीवेज, क्या करेगा, क्लीवेज। और अभी भी इसके पास जोना पेलुसिडा रहेगी, लेकिन ये हाफ टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। जेड पी अभी भी इसके पास मौजूद है, क्या करेगा, माइटोटिक। अब इसमें मियोसिस नहीं होगा, अब बिल्कुल मियोसिस नहीं होगा, भूल जाइए मियोसिस को अब आप लोग, है ना। तो माइटोटिक होगा और क्लीवेज करेगा एंड टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमेयर, क्या बोलेंगे। टाइम क्या हो रहा है, ओके, ठीक है। सो ये क्लीवेज हुआ, अब इसको बोलेंगे हम ब्लास्टोमेयर। और ये सेकेंड माइटोटिक करेगा और अभी भी इसके पास क्या होगा, जोना पेलुसिडा होगा। ये हो गया इसका जेड पी, है ना। और यहाँ पे इसकी कई सारी सेल की ग्रुपिंग हो जाएगी, ग्रुप ऑफ सेल आ जाएंगे यहाँ पे। मतलब जाइगोट में हो गया माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट, और ये स्टेज होगी 8 to 16 सेल स्टेज। और इसको हम बोलते हैं मॉर्यूला, क्या बोलते हैं, एक मिनट एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। तो ये क्या हो गया, मोरूला, ठीक है। अब ये मोरूला फिर से थर्ड स्टेज में इंटर करेगा, स्टेज में। और अभी भी इसके पास क्या होगा, जोना पेलुसिडा होगा। लेकिन अब ये थोड़ा सा अरेंज हो जाएगा हाईली, और इसकी जो सेल हैं आउटसाइड में इस टाइप से अरेंज हो जाएंगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, अब इसको हम बोलेंगे ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, ये जो आउटर कवरिंग है दैट इज ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, क्लियर, क्लियर, ट्रोपोब्लास्ट। और ट्रोपोब्लास्ट के इन साइड में ये सेल साइड में अरेंज होकर एक कैविटी बना लेंगी। और अब इसे, ये जो साइड में बना है इसे हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डिस्क, क्या बोलेंगे इसे, डिस्क, क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक डिस्क। और अब इसको हम बोलेंगे क्या,
क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला। क्लियर है? जब तक ब्लास्टुला नहीं बनेगा तब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा। मतलब अब क्या बन चुका है, ब्लास्टुला बन गया है। अब होगा क्या, इम्प्लांटेशन, जिसका हम वेट कर रहे थे, और जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इम्प्लांटेशन करने के लिए ये जो जोना पेलुसिडा है इसको बाय बाय करना पड़ेगा, मतलब इसका सफर यहीं तक था। ठीक है, इसको फटना पड़ेगा। किसको, इसको हम पिंक कलर से ही ड्रॉ करते हैं ना। हाँ जी, तो ये जो जोना पेलुसिडा है इसको फटना पड़ेगा। जब तक ये नहीं फटेगी जब तक क्या नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। ओके, सो जैसे ही ये फट जाएगी तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा, ब्लास्टुला स्टेज, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है जोना पेलुसिडा को बाय बाय करना, याद रखेंगे हम। ठीक है, तो अब ये जो बना है ये फट करके बाहर आ जाएगा और ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लेयर पे जाकर के इनसाइड में धस जाएगा, चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, एंडोमेट्रियम की लेयर में जाकर के धस जाएगा। हाँ जी, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम थोड़ा सा। हाँ, इनको हटाइए। देखिए एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है आपके। ये मान लीजिए, इसको रेड कलर से बना लेते हैं हम। ये क्या है, एंडोमेट्रियम की लेयर है। क्या है, एंडोमेट्रियम की लेयर है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या था, अभी ये एम्पुला पे सेकेंडरी oocyte, फिर इसने फर्टिलाइज किया, फिर पहले क्या बना, क्लीवेज हुआ तो ब्लास्टोमेयर बना, फिर ये साइड में मेम्ब्रेन बनी एंड डिस्क बनी, एम्ब्रियोनिक डिस्क, है ना। जोना पेलुसिडा अभी भी है, फिर क्या हो गया, ब्लास्टुला बन गया। क्या बन गया, ब्लास्टुला बन गया। और जैसे ही ब्लास्टुला बना तो अब इसे इम्प्लांट करना है, तो जोना पेलुसिडा को हटा दिया हमने, और अब जो बचा वो आकर के क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। किसमें, ये एंडोमेट्रियम की लेयर में जाकर के धस जाएगा, और ये एंडोमेट्रियम की लेयर ऐसे इसको अपने अंदर प्रवेश करने देगी। और यहाँ पे हो चुका है आपका क्या, इम्प्लांटेशन। क्या हो गया है, इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया। अब आप बोल देंगे कि प्रेगनेंसी हो गई है। क्लियर है, चलिए अब स्टार्ट होगा, यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, अब स्टार्ट होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, सो आई होप सो कि आपके सारे स्टेजेस समझ में आ गए फर्टिलाइजेशन के इम्प्लांटेशन तक। अब हम कल स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को और बात करेंगे किसकी, प्रेगनेंसी की एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लियर है, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।